हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो कि मैंने आपको कहा था कि वो याद भी रखना है। तो उसके बाद हमने पैकिंग के बारे में स्टडी की। तो पैकिंग हम 2D में देख रहे थे कि अगर स्क्वायर पैकिंग है तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा। आज आगे बढ़ेंगे हम और हम पैकिंग की बात करेंगे। मेटालिक क्रिस्टल में जो पैकिंग होता है उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, और हम आगे 3D में भी फिर उसको प्रोसीड करेंगे। तो हेडिंग डालिए। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पैकिंग 2D में स्क्वायर पैकिंग देखे थे, हम दूसरे टाइप का पैकिंग देखेंगे। सेकेंड इज हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D फॉर मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल ठीक। इसको हम एक फिगर से समझते हैं अच्छे से। जैसे कोई मेटालिक क्रिस्टल है जिसमें कि हेक्सागोनल पैकिंग है, तो कुछ इस तरह के लेयर्स होते हैं। एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। अब कोई एक, जैसे सपोज हम अगर मैं सेंटर मिला दूं, अगर हम इन एटम्स के सेंटर मिला दें तो जो हमें शेप मिलेगा वो कैसा शेप मिलेगा, हेक्सागोन। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया है इस क्रिस्टल का। ये बहुत ही बड़ा क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल। तो बताइए इसके अंदर जो आपको पैकिंग दिख रहा है, इसमें अगर हम बात करें, ये अगर एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल के अंदर जो स्फीयर्स हैं, यानी जो मेटालिक क्रिस्टल है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कितने परसेंट ऐसे हैं जिसमें, कितने परसेंट हिस्से ऐसे हैं, कितने परसेंट पार्ट ऐसे हैं जिसमें कि मेटालिक क्रिस्टल है, और कितने परसेंट पार्ट ऐसे हैं जो वॉइड की फॉर्म में है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये स्फीयर है, यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल स्फीयर है, ये भी क्या है, ये वाला पार्ट। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा, और ये सारे हिस्से में क्या है, वॉइड है। यानी कि हम ये अगर हम निकालना चाहें कि कितना परसेंट पार्ट में क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल, और कितना परसेंट पार्ट में वॉइड है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह के अरेंजमेंट के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले बता लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम इस एटम की बात करें तो इस स्फीयर के
नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसकी नियरेस्ट नेबर है और इसीलिए हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। क्लियर? यहां पे पैकिंग किस तरह का है? हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D। अब बात आती है कि इसमें कितने पार्ट ऐसे हैं जहां पे स्फीयर है, मतलब इस यूनिट सेल का कितना पार्ट स्फीयर से ढका हुआ है, कितना पार्ट स्फीयर ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो हम इसको जूम करके यहां पे बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्फीयर तो पूरा है और ये स्फीयर कुछ हिस्से इसके यूनिट सेल के अंदर है। अब क्वेश्चन है कि स्फीयर का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर है। तो अगर मैं इस हेक्सागोन को एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी एक इस तरह के हेक्सागोन बनेंगे कि नहीं, और यहां पे भी एक इस तरह के हेक्सागोन इधर भी बनेंगे। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, अगर ये पूरा स्फीयर होता, ये पूरा स्फीयर होता, तो इसका 1/3 पार्ट जो है वो क्या है? यूनिट सेल के अंदर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्नर पे स्फीयर है उसका 1/3 पार्ट, कॉर्नर पे जो भी स्फीयर है उसका 1/3 पार्ट यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है? तो अब बताइए आप कि कितना पार्ट अंदर में? 1/3 है। तो निकालिए आप व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस हेक्सागोनल यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्पेस इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम occupied by spheres in unit cell upon volume of unit cell। okay, अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर कितना हो जाएगा? आपने कहा एक स्फीयर तो पूरा है और बाकी 1/3 करके है, तो स्फीयर का वैसे स्फीयर अगर 2D में देखें तो ये एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे जो ये सर्कल है, मतलब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और बाकी जो सर्कल है, ये सर्कल तो पूरा है, बाकी जो सर्कल है 1/3 है, तो 1/3 इंटू कितने सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये आपका यहां से यहां जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं a है, तो ये a जो होगा
वो r प्लस r यानी 2r के बराबर होगा। ये जो a होगा वो किसके बराबर होगा? 2r के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ये पूरे हेक्सागोन का एरिया। ये जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी लिखा है, ये पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली अगर हम 3D में लिखेंगे तो हम वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन हम अभी 2D में बात कर रहे हैं तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम की जगह पे एरिया लिख लीजिए, एरिया। अब यहां पे एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोन। और एरिया ऑफ हेक्सागोन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए ये हेक्सागोन है, तो ये बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होगा और उसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू a स्क्वायर। और यहाँ पे कितने हैं इस तरह के ट्रायंगल? 6 है तो इंटू 6। ठीक, इसी को हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, तो 1 प्लस 6/3 यानी 2 अपॉन √3/4। और यहाँ पे a की जगह पे हम 2r लिखेंगे, तो 2r का स्क्वायर इंटू 6। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको फाइनली दिस वैल्यू विल बी इन परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फाइनल में वैल्यू आएगा वो आएगा 91%। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आता है 91%। यानी कि हमें क्या पता चला कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए, हेक्सागोनल पैकिंग के लिए 2D में, वो 91% होता है। और इस तरह से आप कंपेयर करें, जैसे कि हम देखे थे कि 2D में स्क्वायर पैकिंग के लिए 78% आया था और 2D में हेक्सागोनल के लिए 91% आ रहा है। यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए ज़्यादा होता है, मतलब इसमें क्लोज पैकिंग ज़्यादा होता है। आप लिख लीजिए एक लाइन, देखिए इन 2D में क्या पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल unit cell is more than that of square packing। हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। 3 डायमेंशन में हम देखेंगे अरेंजमेंट किस तरह का होता है एटम्स। ठीक, रेडिकली अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन।
और अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहला हम जो करेंगे वो सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिखिए सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पोलोनियम। पोलोनियम का जो शेप होता है वो सिंपल क्यूबिक का होता है। इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। ये है अपना क्यूबिक यूनिट सेल। इस क्यूबिक यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पे एटम है, हर एक कॉर्नर पे एटम, और हर एक कॉर्नर पे जो एटम है वो एक दूसरे से टच में है। मतलब ईच एटम at corner touching each other, touching each other। अब यहां पे अगर हर एक एटम एक दूसरे को टच कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको जूम करके अच्छे से आपको दिखाऊं जो एग्जैक्टली होता है, बस मैं 2 एटम के लिए दिखा देता हूं इसी फिगर में, आपको ज्यादा क्लियर होगा। कि जैसे सपोज ये एटम है, इस कॉर्नर पे जो एटम है वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक, और इस तरह से स्फीयर होगा, इस तरह से स्फीयर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्फीयर है हर एक कॉर्नर पे, ये हर एक कॉर्नर पे ऐसा ही है ना, बस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने छोटे छोटे स्पेस बनाए हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अब बताइए कि यहाँ पे जो स्फीयर है ये अगर ए है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ओके, तो यहां पे जो a है वो 2r के बराबर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि इस स्फीयर का जो कॉर्नर का स्फीयर है हर एक कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन इस हेक्सा मतलब इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है। अब इसको समझने के लिए हम एक क्यूब लाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये सपोज एक क्यूब है और क्यूब में यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि हर एक कॉर्नर पे स्फीयर है, हर एक कॉर्नर पे फुटबॉल है। अगर यहाँ पे फुटबॉल है तो आप बताइए इस फुटबॉल का कितना पार्ट ऐसा होगा जो स्फीयर के अंदर होगा और कितना पार्ट ऐसा होगा जो स्फीयर के बाहर होगा। आप कुछ यूँ समझिए कि जैसे यहाँ पे स्फीयर है तो इस स्फीयर का हाफ पार्ट जो है, इस स्फीयर का हाफ पार्ट आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा स्फीयर के बाहर इधर चला गया। नीचे में भी ये वाला जो हिस्सा है पूरा वो बाहर ही है, स्फीयर के अंदर नहीं है। अगर हम कुल मिला के देखें तो हम बोल सकते हैं कि इस स्फीयर का 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के अंदर है। कैसे पता चला? हाफ आपने कहा कि इस साइड है, बहुत अच्छा बात, हाफ इधर है ना, यानी कि 1/4 चला गया, बहुत अच्छा। और इधर भी हाफ पार्ट जो है स्फीयर का वो इधर है, यानी 1/8, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1/8 पार्ट ऐसा है जो स्फीयर हर एक कॉर्नर पे जो स्फीयर है वो मतलब अंदर में है, 1/8 पार्ट अंदर में है, बाकी पार्ट बाहर में।
समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए इसको। ये स्फीयर है, इस स्फीयर में ये जो कॉर्नर मैंने पकड़ा है, ये इसको स्फीयर मान लीजिए आप। इस स्फीयर में ये क्यू है, सॉरी ये जो स्फीयर है ये कॉर्नर पे इस क्यू के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि कितना पार्ट इसके अंदर है, तो कितना पार्ट अंदर है इसको 3D में आपको विजुअलाइज करना होगा। आप देख रहे होंगे कि जो आधा हिस्सा है इधर, ये पूरा पूरा स्फीयर के बाहर ही है, नीचे भी आधे हिस्से क्या है स्फीयर के बाहर ही है, इधर वाले जो हिस्से हैं वो भी स्फीयर के बाहर ही हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे पाएंगे कि 1/8 पार्ट ही इसके अंदर है। इसको हम थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे कि ये ले लीजिए, मान के चलिए कि ऊपर में ये इसी तरह का क्यूब है ना। अगर इस इधर भी इस तरह का क्यूब है, हाँ, अगर इधर भी एक क्यूब है तो मैं आपसे अगर पूछूं और इधर भी क्यूब है, इस साइड भी क्यूब है, अब इसको देख सकते हैं, और इस साइड भी क्यूब है, ठीक। अब समझिए बात को। अब मैंने पूरा नहीं बनाया, पर आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप समझ लीजिए। हाँ, अब यहां पे जो स्फीयर है उसका हाफ पार्ट तो ऊपर में चला गया बाहर वाले स्फीयर में, इधर बचे हाफ, इस हाफ का आधा हिस्सा बाहर चला गया, ठीक है। तो कितना हुआ, हाफ का आधा 1/4। और 1/4 पार्ट में 1/4 पार्ट जो इधर है उसमें आधे पार्ट तो स्फीयर क्यू के अंदर है और आधे पार्ट पीछे में बाहर है। मतलब ये आधे पार्ट तो स्फीयर क्यू के अंदर ही है और आधे पार्ट बाहर है, यानी कि 1/4/2 कितना हो गया 1/8। तो इस तरह से हर एक कॉर्नर पे जो क्यूब होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। तो आपने क्या समझा कि जो कॉर्नर पे क्यूब होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कॉर्नर पे जो भी क्यूब है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहला बात कि बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब है मेरा कि इसका नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो नियरेस्ट नेबर, इसका नियरेस्ट नेबर इधर एक होगा, इधर एक है, नीचे एक है, ऊपर में एक होगा, 4 तो हो गया इस प्लेन में, और 2 आपको, एक आगे और एक पीछे, है ना। एक आगे ये वाला और पीछे, तो कुल मिला के कितने हो गए 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर स्फीयर in cubic unit cell
इक्वल्स टू 1 बाई 8 हमने अभी सीखा। अब आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ एटम इस यूनिट सेल के अंदर कितने हैं, तो क्या लिखोगे आप? टोटल नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहां पे हर एक कॉर्नर को 1 8 पार्ट है और टोटल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 कॉर्नर है। 1 बाई 8 इंटू 8 कितना आया? 1। यानी कि कुल मिला के 1 एटम हम कह सकते हैं एक ही एटम है पूरे यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन आता है इस केस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, है ना? तो अब हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फीयर कितना है? एक स्फीयर है ना, एक एटम इनटू एक स्फीयर, और एक स्फीयर है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। ठीक है, बहुत अच्छा। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा, अगर ये एज ए है तो ए का क्यूब, लेकिन जो ए है वो हमने पढ़ा था अभी ए इक्वल टू 2r है इस केस में, तो ए की जगह पर हम 2r पुट कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा और परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा, ये होता है 52.3%। ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है क्यूबिक यूनिट सेल की। अब हम वॉइड एफिशिएंसी यानी कि इसमें वॉइड कितने हैं ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बताइए वॉइड एज एफिशिएंसी फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 52.3%। 100 माइनस 52.3% कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू विल बी 47.7%। यानी कि हमें वॉइड एफिशिएंसी मिल गया कितना? 47.7%। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ए ऑक्युपाइज all the corners of the cube, B occupies all the face centers and C at body center। ठीक है, body center find body center plus now find formula of compound। मतलब इसमें A B C एटम्स हैं जिसका पोजीशन दिया हुआ है, आपको फार्मूला बताना है। तो इसको हम समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप क्या कीजिए, आपको कहा क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लीजिए, बहुत अच्छा है। ये रहा क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में बोल रहा है कि ए जो है ए ऑक्युपाई करता है कौन सा पोजीशन? कॉर्नर। तो ए को हम कॉर्नर पे रख देते हैं, हर एक कॉर्नर पे ए है, बहुत अच्छा।
और आपको पता है कि कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/8 इंटू 8। बहुत अच्छा। अब कह रहा है आगे कि B occupies the फेस सेंटर्स। B जो है फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्यूब है तो इस क्यूब का ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी एक फेस है, इसके सेंटर पे एटम है। अब इसके सेंटर पे जो एटम होगा वो हाफ, तो अगर सेंटर पे जो भी एटम होगा, जो भी स्फीयर है, वो हाफ एक ये यूनिट सेल के अंदर होगा और हाफ यूनिट सेल के बाहर होगा। यानी कि जो फेस पर एटम होंगे उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, क्योंकि हाफ तो बाहर है और हाफ अंदर में होगा। ये हाफ पार्ट क्या होगा, अंदर में होगा। और चूंकि 6 फेस है क्यूब का, तो 6 इंटू हाफ, यानी कि हम बोल सकते हैं जो बी का कंट्रीब्यूशन वो कितना है, बी कितना होगा, हाफ इंटू 6। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे क्या बोल रहा है, सी एंड बॉडी सेंटर। अब बॉडी के सेंटर में एक क्यूब है, मतलब ये जो क्यूब है इस क्यूब के बीच में एक, समझ लीजिए कि एक छोटा सा एटम है फुटबॉल के टाइप, एकदम मिडिल में। तो मिडिल में होगा तो यानी कि पूरा का पूरा वो एक एटम होगा, यानी उसका कंट्रीब्यूशन 1 एटम के बराबर होगा, यानी कि जो सी है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, AB3C। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो अगर हम किसी एटम के लिए लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी Z इंटू M अपॉन Na, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। ये इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सीसी। हाँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे क्या है, ये मोलर मास है, M क्या है, दिस इज मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास को हमने Na से डिवाइड कर दिया, यानी एक एटम का मास निकल गया, और एक एटम के मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा। यहाँ पे Z क्या है, दिस इज नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। और यहाँ पे A क्या है, ये A है एज लेंथ, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर यही डेंसिटी को हम, यही डेंसिटी को हम, अगर सपोज ये हमने मोलर मास लिया है, मोलर मास न लेकर के हम एटॉमिक मास ले लेते हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू M एटॉमिक मास अपॉन A क्यूब, ठीक है। और M हो गया एटॉमिक मास, एक एटम का मास है तो सारे एटम को Z इंटू M हो जाएगा टोटल मास। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास का यूनिट AMU, और पर
एंगस्ट्रॉम का क्यूब। यहां पे Z नंबर ऑफ एटम है, M क्या है, एटॉमिक मास है स्मॉल m, और A क्या है, एज लेंथ। ये एज लेंथ एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैव क्यूबिकल यूनिट सेल इन विच X atoms are found at 6 corners and Y atoms are found at remaining corners and at face center which are not opposite to each other, and Z atoms are present at the body center and the remaining face center. अब इसमें पहला पार्ट है कैलकुलेट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, सेकेंड है कैलकुलेट डेंसिटी, मतलब फार्मूला कंपाउंड का कैसे निकालेंगे तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करना है। ये दोनों इन ग्राम पर सीसी और एमयू पर एंगस्ट्रॉम का क्यूब, इन तीनों हमारे पास डेटा दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, यानी एवोगाड्रोस नंबर पता ही आपको। एक्स जो एक्स एटम है उसका मास दिया हुआ है 40 एमयू, वाई एटम का मान दिया हुआ है 60 एमयू और जेड एटम का मान दिया हुआ है 80 एमयू। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको ये करना है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये आपको करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा आपसे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।